हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। YCTC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्विज की पॉलिटी श्रृंखला सॉल्व कर रहे थे, उसी में हम लोग आगे देखेंगे 51 क्वेश्चन से। 51 क्वेश्चन आप सबके स्क्रीन पे देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? सवाल ये कह रहा है आपका कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसके बारे में डायरेक्टली हमारा संविधान नहीं कहता है, लेकिन जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित किया गया है। ठीक है, तो यही सवाल पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता को अंतर्निहित किया गया है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिया है 19A में, 19A में, 19A में और एक दिया 19A में। तो फ्रेंड्स, जो इसका सही जवाब होगा 19(1)A। तो देखिएगा ध्यान से, जो वाक्य एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो फ्रेंड जो वाक्य एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसी के अंतर्गत जो प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, उसको शामिल किया गया है। तो कभी आपसे पूछे कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, तो 19(1)A के अंतर्गत शामिल किया गया। आप सबको पता है कि प्रेस को भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, चौथा स्तंभ कहा जाता है किसको? प्रेस को। ठीक है, तो किसमें अंतर्निहित माना जाएगा? वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत 19(1)A में इसको अंतर्निहित माना जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 जो कि झारखंड पीसी से पूछा गया है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 19A में, देखिए क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)A में विशेष रूप से उपबंधित है। सवाल क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 19A में विशेष रूप से उपबंधित है, यही सवाल कह रहा है आपका। दूसरा आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, जो दिया है विकल्प, कि संविधान के अनुच्छेद 19A में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। इसके अलावा सी कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 361 का के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, या फिर कह रहा देश में विधि के शासन के परिवर्तन से लागू है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान में विशेष रूप से उपबंधित नहीं किया गया, कहीं उसका उल्लेख नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको वाक्य एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया। किसके अंतर्गत? वाक्य एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्लियर है चीजें ये? ठीक है, तो किसके अंतर्गत शामिल किया गया? 19(1)A के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को अंतर्निहित किया गया है वाक एंड अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता में। क्लियर चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? कह रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो हम लोग निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप निजी भवनों पर राष्ट्रीय झंडे को नहीं फहरा सकते थे, लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है जिसमें यह कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने भवन पे भारतीय झंडे को फहरा सकता है, लेकिन उसके ऊपर युक्त निर्बंधन की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत शामिल किया गया इसको भी? तो वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत ही निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराया जा सकता है। चाहे आपसे पूछे प्रेस की स्वतंत्रता किसमें निहित है, तो 19(1)A में ही निहित है। चाहे आपसे पूछे कि जो हम राष्ट्रीय झंडे को अपने भवनों के ऊपर फहराते हैं वो किसमें निहित है, तो फ्रेंड्स जो भारतीय झंडे को हम लोग अपने भवन के ऊपर फहराते हैं वो भी 19(1)A के अंतर्गत ही संविधान में निहित किया गया है। कब किया गया? तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है, उसके द्वारा ये व्यवस्था की गई है। तो अभी आपने देखा होगा कि जो अभी 15 अगस्त हाल में बीता है, तो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। ठीक है,
कि प्रत्येक घर पे तिरंगा लहराया जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत किया गया? अगर आपसे सवाल पूछ, हो सकता बन जाए सवाल, क्योंकि हाल ही में ये कार्यक्रम चलाया गया था, हर घर तिरंगा अभियान। तो अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत ही आप अपने घर के ऊपर झंडा फहरा सकते हैं। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता है। क्लियर चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये जो SC ST को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है, वो किसके अंतर्गत किया गया? सवाल यही पूछ रहा है। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि ये जो आरक्षण की व्यवस्था की गई शैक्षिक वाली, वो किसके अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है। क्लियर चीजें? किसके अंतर्गत अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा। कहाँ पूछा है? यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2017 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस के प्री एग्जाम में सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? सवाल कह रहा है कि अनुच्छेद 1 में आप सबको पता है क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 1 में आपका जीवन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, किसका अधिकार दिया गया है? जीवन का अधिकार। तो इसके अंतर्गत कई चीजें शामिल की गई, जैसे एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, तो ये अनुच्छेद 21(1) के अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में इसको शामिल किया गया। इसके अलावा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है, तो इसको भी किसमें शामिल किया गया है? जीवन के अधिकार में। आर्टिकल 21 में ये भी शामिल है कि इससे सुरक्षा प्रदान की जाए, ये भी जीवन के अधिकार में शामिल है। मतलब कार्यस्थल पे महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, ये किसके अंतर्गत शामिल है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में इसको भी शामिल किया गया। ठीक है, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ठीक है, ये भी अनुच्छेद 21 शामिल है कि जो पानी है उसकी गुणवत्ता दूषित नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्वच्छ पानी का अधिकार किसमें शामिल है? स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, ठीक है, किसमें शामिल है? तो स्वच्छ पानी का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है। किसमें शामिल है? जीवन के अधिकार में इसको शामिल किया गया है। क्लियर चीजें? तो जीवन के अधिकार में इसको शामिल किया गया। इसके अलावा ये जो मृत्युदंड है, क्या ये भी जीवन के अधिकार में शामिल है? तो नहीं, आर्टिकल 21 के अंतर्गत मृत्युदंड जो है वो जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है कि कोई कैदी जाए और ये बोले कि हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये जीवन का अधिकार है तो हमको फांसी नहीं दिया जाना चाहिए। कोई भी आतंकवादी इसके आधार पर भी क्लेम कर सकता है, तो इसलिए जो मृत्युदंड है उसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, क्लियर है चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से। यूपी पीसीएस प्री जीएस 2015 में सवाल पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 40 के बारे में पूछ रहा है कि आर्टिकल 40 में किस चीज की व्यवस्था की गई है। देखिए, कह रहा समान सिविल संहिता के संबंध में, तो समान सिविल संहिता आप सबको पता है किसमें दिया गया है? आर्टिकल 44 में दिया गया है समान सिविल संहिता। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, तो आप सबको पता है कि आर्टिकल 40 में क्या व्यवस्था की गई है? ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। तो ये सवाल जो पूछ रहा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, तो ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में परामर्श देता है, तो यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में ये किसमें व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 43 में इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, आर्टिकल 43 में इसकी व्यवस्था की। क्लियर हो गया? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब आपका होगा ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। सवाल कह रहा है कि भारतीय
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? कहाँ पूछा गया है? बीपीएससी प्री में पूछा गया है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है। ठीक है, क्या कह रहा है अभी जो इसके पहले हमने सवाल सॉल्व किया था कि राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो किसके अंतर्गत संगठित करने का निर्देश देता है? देखिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत, तो आपको पता है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहाँ जाते हैं आप? रिट दायर कर सकते हैं, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 40 अभी आपने पढ़ा कि आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, किसमें की गई है? डीपीएससी में किया गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 40 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 51 में क्या किया गया है? आप सबको पता है कि 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। क्लियर चीजें? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई। 48 में क्या है? 48 में आपका कृषि एवं पशुपालन दिया गया है। कृषि एवं पशुपालन दिया गया है। तो चीजें क्लियर हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 40, जिसमें ग्राम पंचायतों की गठन की व्यवस्था की गई। ठीक है, आगे बढ़ें, देखिए अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यूपीपीसीएस एसीएफ प्री एग्जाम 2017 में सवाल पूछा गया। कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखिए कि इनमें से कौन सा गलत मिलाया गया है। धन विधेयक की चर्चा कहाँ की गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया, बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तो ये भी सही है कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसकी व्यवस्था कहाँ की गई है? तो आर्टिकल 356 में इसको किया गया है। अगर पूछे 352 में क्या किया गया है? आर्टिकल 352 में क्या किया गया है? तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है। क्या दिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, इसके अलावा वित्तीय आपातकाल की चर्चा कहाँ की गई है? तो आर्टिकल 360 में आपके वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई? वित्तीय आपातकाल की चर्चा यहाँ पे आपकी की गई है। ठीक है, इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन कह रहा है कि कहाँ दिया गया है? 243 में। तो आप सबको पता है कि 243 में पंचायतों से संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, तो पंचायतों के बारे में बताया गया 243 में। किसके बारे में? पंचायत के बारे में। वहीं न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो आर्टिकल 137 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था किसने की गई है? आर्टिकल 137 के अंतर्गत किया गया है, ना कि 243 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों से संबंधित परिभाषाएं और पंचायतों के बारे में उपबंध किया गया है। ठीक है, इसके अलावा सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, तो ये भी सही है। तो आपका ए भी सही था, बी भी सही था और डी भी सही था। क्या नहीं सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है कि न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 243, तो न्यायिक पुनरीक्षण किसमें होगा? अनुच्छेद 137 में होगा। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 59। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो धन विधेयक को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया? यूपीपीसीएस प्री जीएस एग्जाम सन 2000 में इसको पूछा गया है। जिसका जवाब दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए दिया है 109 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 109 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 110 में। तो आप सबको पता है कि धन विधेयक को परिभाषित किस में किया गया है? 110 में। इसके अलावा 109 में क्या व्यवस्था की गई ये बताइए। 110 में तो धन विधेयक है और 109 में क्या है? तो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, तो धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 109 में बताया गया है। इसके अलावा धन विधेयक की परिभाषा किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 110 में बताया गया है। और अगर आपसे पूछे कि 111 में क्या है, तो विधेयक पर जो अनुमति प्रदान की जाती है, विधेयक पर अनुमति, तो ये व्यवस्था किसमें की गई है? अनुच्छेद 111 में की गई है। तो विधेयक पर अनुमति किसमें है? अनुच्छेद 111 में। धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? अनुच्छेद 110 में। धन विधेयकों के संबंध में
विशेष प्रक्रिया किसमें बताई गई है? तो अनुच्छेद 109 में। ठीक है, क्लियर चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। दोस्तों अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है। 60 आपका कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। ठीक है, तो पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता। अभी इसके पहले आपने पढ़ा था एक सवाल पहले कि न्यायिक पुनर्निरीक्षण किसमें बताया गया है? तो न्यायिक पुनर्निरीक्षण आपका कहाँ बताया गया था? आर्टिकल 137 में बताया गया है। कहाँ पे? आर्टिकल 137 में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर्टिकल 137 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 130 में क्या बताया गया है, तो उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में बताया गया है 130 में। उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में कहाँ बताया गया है? तो उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में कि उच्चतम न्यायालय कहाँ पर होगा, ये बताया गया आपका 130 में। तो आप सबको बता दें कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? तो भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। लेकिन उच्चतम न्यायालय चाहे तो कहीं पे भी अपनी कोर्ट लगा सकती है, वो चाहे जो भी स्थान हो सकता है। ये नहीं जरूरी है कि वो दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी स्थान पे अपनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। क्लियर हो गई चीजें? तो 130 में क्या है? उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में दिया गया। 137 में क्या दिया गया? न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में दिया गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि 139 में क्या बताया गया है, तो 139 में कुछ रिट निकालने की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया गया है। 141 में क्या किया गया है? कुछ रिट निकालने की शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया गया है। ठीक है, तो कुछ रिट निकालने की शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया गया किसके अंतर्गत? 139 के अंतर्गत। 130 में उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में चर्चा की गई है। 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में चर्चा की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 138 क्या कहता है? आर्टिकल 138 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की जाती है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में वृद्धि की जाती है। तो डियर स्टूडेंट, अधिकारिता में वृद्धि, अगर आपसे पूछे उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में वृद्धि किस अनुच्छेद के द्वारा की जा सकती है, तो आर्टिकल 138 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है। इसके अलावा 139 के अंतर्गत क्या व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स 139 के अंतर्गत आपका कुछ रिट निकालने की शक्तियां किसको प्रदत्त की गई हैं? सुप्रीम कोर्ट को प्रदत्त की गई। इसके अलावा 130 में उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में चर्चा किया गया है और 137 इसका सही जवाब है न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में बताया गया। चीज क्लियर हो रही है आपकी? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिएगा अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है 61? क्वेश्चन नंबर 61 आपका कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? यूपी लोअर की प्री एग्जाम जीएस 2009 में पूछा गया। सवाल क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? तो उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किसमें किया गया है? अनुच्छेद 43 आपका दिया हुआ है, अनुच्छेद 43A आपका दिया गया है, इसके अलावा 45 दिया है और 47 दिया है। तो कर्मकारों की उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का वर्णन किसमें किया गया है? तो आप सबको पता है कि आर्टिकल 43A में किया गया है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किसमें किया गया है? तो 43 का में किया गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, देखिए दोनों चीजों में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, सवाल गलत हो सकता है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 43A क्या कहता है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी किसमें दिया गया है, तो आर्टिकल 43A में दिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी किसमें दिया गया है, तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था आपकी की गई है आर्टिकल 43 में। इसके अलावा अगर आपसे
आर्टिकल 45 के बारे में पूछे तो आप सबको पता है कि आर्टिकल 45 में क्या दिया गया है, तो बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कहाँ की गई है, आर्टिकल 45 में। तो बालकों के लिए निःशुल्क, बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कहाँ पे बताया गया है, तो आर्टिकल 45 में, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 45 में। इसके अलावा 43 में तो पता ही चल गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी है। 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी है। 45 में बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कहाँ पे की गई है, आर्टिकल 45 में। इसके अलावा 47 में क्या है, तो पोषाहार स्तर, ठीक है, और स्वास्थ्य से संबंधित बात किसमें किया गया है, तो ये आपका किया गया है आर्टिकल 47 में। चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे इसका सही जवाब तो होगा आर्टिकल बी, लेकिन हमने सी के बारे में भी देख लिया और डी के बारे में देख लिया। तो फिर से देख लीजिए, अगर पूछे कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी तो आर्टिकल 43, अगर पूछे कर्मकारों की भागीदारी उद्योगों के प्रबंधन में तो आर्टिकल 43A, अगर पूछे बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तो आर्टिकल 45, और पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य के बारे में पूछे तो आर्टिकल 47। क्लियर है चीजें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है, देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत काम करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। 44 में समान नागरिक संहिता दिया गया है और 48 में कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 40 में ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल सही है। 41 में काम पाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। 41 में काम पाने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। 44 के अंतर्गत आपकी समान नागरिक संहिता की बात की गई है, तो 44 में नागरिक संहिता है, सिविल कोड है, ये भी सही है। 48 में कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था की गई है, तो ये भी सही है। तो ए का ए से होगा, बी का 2 से होगा, सी का 3 से होगा और डी का 4 से होगा। चीजें क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे है, देखिएगा ध्यान से। यहां पे भी कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो लिस्ट ए दिया है, लिस्ट 2 दिया है। सवाल कहां पूछा गया है ये भी देख लीजिएगा। सवाल ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो आप सबको पता कि अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई, तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है, सही सुमेलित है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 44 में सामान्य नागरिक संहिता की बात की गई है, तो ये भी सही हो जाएगा। और आर्टिकल 48 में दिया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो आप सबको पता होगा कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें दिया गया, आर्टिकल 50 में। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए 50-50 मतलब कि बंटवारा। 50-50 मतलब क्या होता है, बंटवारा। बंटवारा मतलब क्या होता है, पृथक्करण। और पृथक्करण किसका किसका, न्यायपालिका का कार्यपालिका से। न्यायपालिका का किससे, कार्यपालिका से, ठीक है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण मतलब 50-50। तो आर्टिकल 50 में दिया गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। और 48 में अभी आपने क्या पढ़ा था, पशुपालन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कृषि एवं पशुपालन किसमें बताया गया है, आर्टिकल 48 में। किसके बारे में चर्चा की गई, कृषि एवं पशुपालन कहाँ पे है, आर्टिकल 48 में। क्लियर है चीजें। तो कौन सा नहीं सुमेलित था, डी वाला नहीं सुमेलित था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 आप सबके सामने है। सूची 1 दिया गया और सूची 2 दिया गया, दोनों को आपको मिलाना है। देखिए क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स ग्राम पंचायतों का गठन, तो आप सबको पता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किसके अंतर्गत किया जाएगा, 48 के अंतर्गत, सॉरी 40 में दिया गया। ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 40 में दिया गया है, तो ये नहीं मिलेगा। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन दिया गया है। समान आचार संहिता किसमें दिया गया है, आर्टिकल 44 में दिया गया है, ठीक है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें दिया गया है,
आर्टिकल 50 में दिया गया। अभी आपको पता है 50-50 मतलब बंटवारा, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण कहाँ पे हो जाएगा, 50 में हो जाएगा। इसके अलावा नीचे देखते हैं लास्ट में क्या दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं विकास, तो ये किस में हो जाएगा, 51 में हो जाएगा। इसके अलावा कृषि एवं पशुपालन किस में हो जाएगा, तो आप सबको पता है कृषि एवं पशुपालन किस में हो जाएगा, आर्टिकल 48 मतलब अनुच्छेद 48 में। और आर्टिकल 40 में क्या हो जाएगा, तो जो सबसे पहला दिया गया था वही होगा आर्टिकल 40 में, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे जितने भी नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं डीपीएसपी, वो सब आपको मुँह जवानी यहीं पे सवाल हल करते करते याद हो जाएंगे। बाकी इसकी एक ट्रिक लेके भी मैं आऊँगा, जिसमें मैं आपको नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताऊँगा कैसे आसानी से मात्र ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे डीपीएसपी आपको रट जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, 65 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंध रखता है। ठीक है, तो भारत से विदेश नीति से संबंध रखने वाला अनुच्छेद कौन सा है, 51। यहीं पे तो आप अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास किसमें दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास आपका अनुच्छेद 51 दिया गया। तो विदेश नीति से संबंध रखने वाला अनुच्छेद कौन सा हुआ, यही तो हुआ। इसके अलावा आर्टिकल 312 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 312 में आप पढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग दिया गया आपका 315 में। आर्टिकल 315 में आपका क्या दिया गया है, तो संघ लोक सेवा आयोग आपका आर्टिकल 315 में दिया गया है। और 312 में क्या दिया गया है, तो 312 में आपकी अखिल भारतीय सेवाएं दी गई हैं। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाएं किसमें दिया गया है, 312 में। और संघ लोक सेवा आयोग किसमें दिया गया है, तो 315 में। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 60 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 60 में आपका राष्ट्रपति का शपथ दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो 61 में किया गया, 60 में किया गया। और अगर आपसे आर्टिकल 61 पूछ ले तो इसमें क्या है, महाभियोग बताया गया है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में चर्चा किस में की गई है, अनुच्छेद 61 में की गई है। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में 60 में दिया गया है। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 51 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास है। और 380 को निरस्त किया जा चुका है। ठीक है, इसको हटाया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 आप सबके सामने स्क्रीन पे है। देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो उत्तराखंड फीसेस प्री 2006-07 में ये सवाल पूछा गया है। सवाल यही है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। तो आप सबको पता होगा कि आर्टिकल 51 का में ही मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। किसमें, आर्टिकल 51 का में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी, लेकिन वर्तमान में 11 है। और 11वीं कौन सी जोड़ी गई, तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वीं आपकी जोड़ी गई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि 11वां कब जोड़ा गया है, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें को इसमें आपका जोड़ा गया है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 आप सबके सामने स्क्रीन पे आ गया। देखिए सवाल नंबर 67 क्या कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। ठीक है, तो पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार आप सबको पता कि किस में दिया गया है, आर्टिकल 48(1) में दिया गया। ठीक है, तो पर्यावरण
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किसमें शामिल है? आर्टिकल 48A में। तो ये सवाल कहाँ पूछा गया है? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2004-5 में सवाल आया हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, तो किसमें शामिल किया गया है? 48A में। इसके अलावा 51A में क्या है? तो आप सबको पता है कि 51A में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, मूल कर्तव्य दिया गया है 51A में। इसके अलावा अनुच्छेद 21 में क्या है? तो आप सबको पता है कि अनुच्छेद 21 में आपका जीवन का अधिकार दिया गया, तो इसके अंतर्गत कई प्रकार के अधिकारों को परिभाषित किया गया। तो आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है? जीवन का अधिकार दिया गया है। किसमें? आर्टिकल 21 में। इसके अलावा जो आर्टिकल 56 है, तो इसमें राष्ट्रपति की पदावधि की चर्चा की गई। ठीक है, राष्ट्रपति के पदावधि की चर्चा की गई है। किसमें? आर्टिकल 56 में, कि कितने वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा कहाँ की गई है? आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 48A में क्या कहा गया? पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के बारे में कहा गया। 51A में मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में और 21 में जीवन के अधिकार के बारे में। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई? सवाल यही पूछ रहा है। कहाँ पे पूछा था? यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में सवाल पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? तो आप सबको पता है कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां पर बताया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो चर्चा की गई है वो आपका आर्टिकल 61 में किया गया। ठीक है, तो किसी भी समय राष्ट्रपति पर जो ये आपकी व्यवस्था की गई महाभियोग की, तो महाभियोग कितने दिन पहले पूर्व सूचना पे लाई जा सकती है? अगर ये सवाल पूछे तो 14 दिन पूर्व सूचना आपको देनी पड़ेगी। 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी महाभियोग लाने के लिए। ठीक है, और उस पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर। तो अगर आपसे पूछे कि जो महाभियोग की नोटिस लानी है उसको कितने दिन पूर्व बताया जाना चाहिए, तो 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी पड़ेगी कि हमको महाभियोग ला रहे हैं, प्लस उस पे 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और जिस भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जिस भी सदन में ये महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाएगा उस सदन से 2/3 सदस्यों के द्वारा पास होना भी जरूरी होगा। ठीक है, 2/3 सदस्यों के द्वारा पास होना जरूरी होगा। तो इस प्रस्ताव को जिस भी सदन में पेश किया जा रहा है उस सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा पास होना जरूरी होगा, तभी ये दूसरे सदन में जाएगा, नहीं तो निरस्त हो जाएगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से पूर्व 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, प्लस 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से ही इसको सदन में लाया जाएगा। और जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन के द्वारा 2/3 सदस्यों से इसे पास किया जाना जरूरी होगा। क्लियर हो गई चीजें? इधर देखिए आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, तो आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बताया गया है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ निहित होगी? राष्ट्रपति में। ठीक है, तो ये किस जगह पे बताया गया है? आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसकी चर्चा किसमें की गई है? 53 में। इसके अलावा 74 में क्या कहा गया? तो आर्टिकल 74 में आप सबको पता है कि व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। तो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था किसमें की गई है? मंत्रिपरिषद आपका किसमें हो जाएगा? आर्टिकल 74 में। इसके अलावा आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है? तो आप सबको पता है कि ये भी न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है, न्यायिक पुनरावलोकन से। ठीक है, कौन सा? आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13। आइए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 69 आप सबके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िए। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग कर सकेगा? यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में सवाल पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि अगर संयुक्त बैठक बुलाई गई है,
ठीक है। संयुक्त बैठक किसके अंतर्गत बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक 123 में तो आपका अध्यादेश दिया गया है। संयुक्त बैठक की व्यवस्था आर्टिकल 108 के अंतर्गत की गई है। अगर संयुक्त बैठक बुलाई गई है और उसमें मत जो है वो बराबर हो जाते हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार जो अध्यक्ष को दिया गया वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो आर्टिकल 100 के अंतर्गत निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 100 के अंतर्गत निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया। 99 में क्या दिया गया? सदन के शपथ के बारे में दिया गया है। तो जो सांसद लोग शपथ लेते हैं उसकी चर्चा कहाँ की गई है? सदन के शपथ की चर्चा की गई है 99 में। इसके अलावा अगर आर्टिकल 103 की बात करें कि 103 में क्या दिया गया है, तो सदस्यों की जो निहर्ताओं से संबंधित विषय हैं वो किसमें है? सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित ये विषय कहाँ पे दिए गए हैं आपका? तो 103 में दिया गया। इसके अलावा आर्टिकल 102 क्या कहता है? तो आर्टिकल 102 में आपके सदस्यों के लिए निरअर्हताएं दी गई हैं। ठीक है, तो 103 हो गया, 103 भी आपका हो गया और 102 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? देखिए, सवाल कह रहा है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो आप सबको पता है कि अध्यादेश जारी करने की सहमति किसके अंतर्गत दी जाती है? आर्टिकल 123। तो आर्टिकल 123 में क्या बताया गया है? अध्यादेश। आर्टिकल 123 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। इसके अलावा आर्टिकल 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है, संसद में चर्चा पर निर्बंधन। संसद में चर्चा पर निर्बंधन किसमें बताया गया है? तो संसद में चर्चा पर निर्बंधन की व्यवस्था कहाँ पे की गई है? 121 में। 123 में अध्यादेश हो गया। इसके अलावा आर्टिकल 122 में क्या व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 122 में ये व्यवस्था की गई है कि न्यायालय द्वारा संसद कार्रवाई पर सुनवाई ना करना। संसद की कार्यवाही पर सुनवाई ना करना, मतलब कि संसद में जो कार्यवाही चलती है उस पर सुनवाई का अधिकार नहीं प्राप्त है न्यायालय को। यही कहा गया आर्टिकल 122 में। ठीक है, तो संसद की कार्रवाइयों की जांच ना करना, संसद की कार्रवाइयों पर जांच ना करना, ये कहां पे कहा गया? आर्टिकल 122 में। इसके अलावा आर्टिकल 124 में क्या कहा गया है? तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में चर्चा कहां की गई है? आर्टिकल 124 में किया गया। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को स्थापना किया गया था। क्लियर चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो आप सबको पता है कि आर्टिकल 130 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 360 में क्या है? तो 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल आपका 360 में दिया गया। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन दिया गया। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसकी व्यवस्था कहाँ की गई है? 356 में। इसके अलावा आर्टिकल 200 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 200 में विधेयकों पर जो अनुमति है उसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये आपका राज्य विधेयकों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, क्लियर चीजें? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? तो अभी हमने इसको देखा कि आर्टिकल 122 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जांच नहीं किया जा सकता। किसकी? संसद की कार्रवाइयों की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। किसमें बताया गया? आर्टिकल 122 में। तो 122 में क्या बताया गया है? कि न्यायालय जांच नहीं कर सकता है। इसके अलावा 127 में क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 127 में बताया गया। इसके अलावा आर्टिकल 106 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसमें दिया गया है? 126 में।
तदर्थ न्यायाधीश किसमें दिया गया है? 127 में। 122 में क्या है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच को प्रतिबंधित किया गया, किसके द्वारा? 122 के द्वारा। इसके अलावा आर्टिकल 139 में क्या कहा गया है? कुछ रिट निकालने की सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है, ठीक है, कुछ रिट निकालने की शक्तियां दी गई हैं, किसको? सुप्रीम कोर्ट को। क्लियर चीजें? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ठीक है, तो 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो प्रावधान करता भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार। तो संसद के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आप सबको पता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 105 के अंतर्गत। तो संसद के सदस्यों को जो भी विशेषाधिकार प्राप्त हैं वो आर्टिकल 105 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 105 के अंतर्गत वो अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, क्लियर चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 74 आप सबके सामने है स्क्रीन पे। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? ठीक है, तो सवाल ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, मतलब जिसपे राष्ट्रपति की मंजूरी ना मिली हो और कोई विधेयक कर लगा रहा हो, उसको विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 117 के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि उसको नहीं रखा जा सकता। कहां पे? संविधान के पटल पे, मतलब विधायिका पे नहीं रखा जा सकता है। चीजें क्लियर हैं? तो किसके अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? 117 के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको मैं बता देता हूं कि 266 में आर्टिकल 266 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या व्यवस्था की गई है? तो लोक निधियों एवं संचित निधि, लोक निधि एवं संचित निधि की व्यवस्था की गई है। किसमें? आर्टिकल 266 में। ठीक है, तो कभी आपसे संचित निधि या लोक निधि के बारे में पूछे तो कहां बताया गया है? आर्टिकल 266 में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 आप सबके सामने स्क्रीन पे है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है, देखिए बीपीएससी के प्री एग्जाम में सवाल पूछा गया, महत्वपूर्ण सवाल है। मंत्रिपरिषद का यूज कहाँ पे किया गया है? आप सबको पता है कि मंत्रिपरिषद शब्द का यूज आर्टिकल 74 में किया गया। किस में किया गया है? आर्टिकल 74 में। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये व्यवस्था की गई है। किस में व्यवस्था की गई है? आपकी आर्टिकल 74 के अंतर्गत। लेकिन मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल और केवल एक बार ही किया गया है। वो कहाँ पे किया गया है? आर्टिकल 352 में किया गया। ठीक है, तो मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में केवल एक बार प्रयोग किया गया है, वो भी आर्टिकल 352 में। बाकी मंत्रिपरिषद शब्द का यूज कहाँ पे किया गया है? आर्टिकल 74 में किया गया। चीजें ठीक है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। किसमें? 356 में। तो आपके 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। इसके अलावा 76 में क्या है? तो भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा की गई है। महान्यायवादी के बारे में कहाँ पे बताया गया है? 76 में। ओके फ्रेंड्स, तो ये सवाल जो हमने देखा इसमें यही कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग कहाँ हुआ है? तो मैंने आप सबको बताया कि आर्टिकल 352 में हुआ है। मंत्रिपरिषद कहाँ यूज हुआ है? 74 में हुआ है। ठीक है, ये नीचे 74 दिया तो इसमें मंत्रिपरिषद यूज हुआ। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा की गई। तो फ्रेंड्स आज हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके आगे बढ़ते जाएंगे और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार फिर से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ पाएँ और ये जो क्विज श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं उसका फ़ायदा उठा पाएँ। बीच बीच में कुछ क्लासेस ट्रिक के लिए भी मैं लेके आऊँगा। अगली क्लास जो होगी वो भारत के नीति निर्देशक तत्वों पे होगी, जिसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा ताकि नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएससी बोलते हैं वो आपको पूरी तरीके से रट जाएं। धन्यवाद।